जय श्री राम बच्चों। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो तुम कह सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग में भी चल सकता है और स्टेटोमेटर में तो चल ही सकता है। एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है मगर काम का बहुत है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, काम का बहुत है। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ समय पहले मैंने एक क्लास डाली थी तुम्हारे लिए जिसके अंदर मैंने इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की बात करी थी। मैंने बताया था कि अगर एक मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं, और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। अगर तुमने वो वीडियो मिस कर दी है, वो क्लास तुम्हारी मिस हो गई है या नहीं देखी या भूल गए हो, तो मैंने सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दिया, उस क्लास को देख लो। ये क्लास ज्यादा अच्छी समझ में आएगी और वो क्लास देखने के बाद ही क्लास लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर और एक मॉलिक्यूल के बाहर वाला लिंक क्या मतलब है मैंने उस वीडियो में समझाया, यहां पर भी थोड़ा बहुत समझ लो। देखो एग्जांपल ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या, मीथेन। ठीक है जी। अब मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है। ये इसके इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड कैसा है? और एक मीथेन और दूसरे मीथेन के बीच में कैसा बॉन्ड है? एक मीथेन और दूसरे मीथेन के बीच में कैसा बॉन्ड है? ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे तुमने सुना होगा इंटरनेशनल फ्लाइट, एक नेशन टू दूसरे नेशन की फ्लाइट, इंटर स्टेट, इंटर स्कूल और इंटर स्कूल। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन क्या होता है? जो एक स्कूल के बच्चों के बीच में हो रहे हो। इंटर स्कूल जो दो स्कूल के बच्चों के बीच में होते हैं। तो भैया सबसे पहली बात, एक बच्चा ये पूछ सकता है कि ये मीथेन दूसरे मीथेन से क्यों बॉन्ड बनाएगा भैया? अब क्वेश्चन तो वैलिड है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ, पूरी बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ा कि कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि कार्बन को कुछ इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। मीथेन का एग्जांपल है, तुम्हें पता है सबके मॉलिक्यूल्स में ऐसे चलता है। ठीक है जी। तो मीथेन में जब बॉन्ड बना तो दोनों सेटिस्फाइड हो गए? हाँ जी सेटिस्फाइड हो गए। मीथेन स्टेबल है? हाँ जी स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। तो फिर जब एक मीथेन एक स्टेबल कंपाउंड है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो दूसरे मीथेन से बॉन्ड क्यों बनाएगा? तो क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड लगता है, लेकिन खुद सोचो, जो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली अपने आप में एक स्टेबल फैमिली है, उसमें कोई बंदा ऐसा है, एक दो बंदों का काम ऐसा होगा कि भैया वो आपको काम करना है, मतलब बाहर नौकरी या बिजनेस करना है, 2-3 बंदे का काम होगा आपकी घर की मैनेजमेंट करनी है, आपको खाना बनाना है। तो सबके काम बटे होते हैं, सब सेटिस्फाइड होते हैं, सब अपना पूरा इकोसिस्टम बना के बैठे होते हैं। तब भी एक फैमिली दूसरी फैमिली से कुछ तो रिलेशन रखती है। एक नेबर दूसरे नेबर से कुछ तो रिलेशन रखता है, कुछ भी छोटा मोटा। और ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि भैया दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। वो ज्यादा हो जाए तो सॉलिड, वो कम हो तो लिक्विड, और बहुत कम हो तो गैस। ये तुमने बचपन से पढ़ा हुआ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही पढ़ रहे हैं। अब तुम्हें शायद समझ में भी आ गया होगा मैं क्यों कह रहा था कि स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट है। क्यों भाई? स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड इस पे करेगा ना। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉलिड है, मैटर की स्टेट बदल गई। वीक है तो लिक्विड है, और बहुत ही वीक है वो गैस है। तो मैटर की स्टेट डिसाइड ये करता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है, बाद में नोट कर लेना इसको। मैटर की स्टेट क्या है वो डिपेंड करेगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या है, फोर्सेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे। कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, कंपाउंड को जल्दी तो नहीं टूट रहा, वो डिपेंड करेगा उसका ये वाला इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कैसे, कितना स्टेबल है। 12th क्लास में बहुत क्वेश्चन आएंगे, 11th क्लास में भी पी ब्लॉक में, हाइड्रोजन में, एस ब्लॉक में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि फला कंपाउंड ना थर्मल स्टेबल नहीं है, उस कंपाउंड का उससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। थर्मल स्टेबल होना मतलब हीट देना और कंपाउंड ही टूट जाना। अब कंपाउंड टूटने का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाना। तो अगर किसी का ये वाला बॉन्ड वीक है, कौन से वाला, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक है, तो वो थर्मल स्टेबल नहीं है। इसको केमिस्ट्री भाषा में थर्मल स्टेबल बोला जाएगा कि भाई बॉन्ड वीक है, जल्दी टूट जाता है भाई।
हीट देते ही टूट जाता है, थर्मल स्टेबल होना। लेकिन अगर देखो ध्यान सुनो, मैं कहता हूं बॉइलिंग पॉइंट किसी का कम है, बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? लिक्विड से गैस बनना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनना। तो सॉलिड से लिक्विड बनने में और लिक्विड से गैस बनने में क्या क्या चेंज होता है? इंटरमोलिकुलर बॉन्ड चेंज होता है। तो इन शॉर्ट जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है, जब भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रा, विद इन टू मॉलिक्यूल इंटर। केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है, इंट्रा की स्टेबिलिटी देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है तो इंटर की स्टेबिलिटी देखो। क्लियर है? चलो, पिछले क्लास में भी तुम्हें समझाया गया था कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वंडरवाल और नॉन वंडरवाल। वंडरवाल के मैंने एग्जांपल बताए थे तुम्हें, कौन से? डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड और लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। और नॉन वंडरवाल के एग्जांपल बताए थे मैंने, कौन से? आयन डायपोल या आयन इंड्यूस्ड डायपोल। समझाया नहीं था, नाम बताया थे सिर्फ। आज हम इसको एक एक करके ध्यान से समझते हैं क्या मतलब। चीजें बड़ी आसान है, एक समझ में आएगा सारे अपने आप समझ में आती जाएंगी, चीजें बहुत आसान है। ठीक है भाई, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें मिल ही चुका है कि हम क्या करने वाले हैं। हम स्टार्ट करें, ध्यान दो। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, हम सबने पढ़ा हुआ है, अब तक तो हम ये बात को पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं कि जो HCl होता है, हम बार बार इसका एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे। HCl जो होता है, ये HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, डेल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव हो जाता है। हम ये सबने सुना हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे काम होगा क्या कि जो क्लोरीन हमारा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हम सबको पता है बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है? क्लाउड है ना एक। तो बॉन्ड क्या है? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, हाइड्रोजन की तरफ कम होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसी ही सेम सिचुएशन दूसरे HCl में भी होगी, वो भी ऐसी काम कर रहा होगा, उसमें भी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसमें भी क्लोरीन डेल नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव होगा, उसमें भी क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला गया होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां पे क्लाउड ज्यादा हो गया, मतलब वैसे कुछ हुआ होगा। ठीक है जी, तो इनके बीच में क्या बन गया? सबको पता है, हमने इस चीज का नाम पढ़ा हुआ है, डायपोल मूवमेंट नाम का पूरा टॉपिक पढ़ डाला था हमने। इसे डायपोल कहते हैं। क्या है ये? डायपोल। ये क्या है? ये भी डायपोल। ये डायपोल संधि विच्छेद करते हैं। डायपोल, दो पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, ये डायपोल है। समझ में आया? डायपोल। ये क्या है? डायपोल। ये क्या है? डायपोल। ठीक, अब क्या हुआ? ये बॉन्ड कौन सा है? क्या बताया मैंने भी? इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। ठीक, ये बॉन्ड कौन सा है? इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड। अब यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, इनके बीच में किस पे? इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में एक छोटी सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। भाई नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट ही करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी थोड़ा सा बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड का नाम क्या है? डायपोल। और डायपोल में बना गया बॉन्ड डायपोल डायपोल बॉन्ड। डायपोल और डायपोल के बीच में बनाया गया बॉन्ड क्या? डायपोल डायपोल बॉन्ड। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा मुश्किल लगा नहीं होगा, दो डायपोल्स के बीच में बॉन्ड बन गए। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप के इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कैसे होते हैं, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड बनता है। तो हमने भैया डायपोल डायपोल हो सकता है, एक तो ये काम हो सकता है, शायद मुश्किल ना लगाओ, है भी नहीं। अगला क्या है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब, तो यार एक बार 10वीं याद करो, 10वीं में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता था इंडक्शन? क्या होता था इंड्यूस? प्रेरणा, प्रेरणा देना। क्या था उसके अंदर कि जी मैग्नेट थी, मैग्नेट की प्रेरणा से करंट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक की प्रेरणा से विद्युत का उत्पन्न होना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वहीं से तुम्हें समझ में लग जाएगा क्या? देखो नाम से ही तुम्हें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एक डायपोल है, उसने दूसरे डायपोल को इंड्यूस कर दिया कि भैया मैं डायपोल, तू भी डायपोल बन।
फिर दोनों बॉन्ड बनाएंगे। मतलब वो ये भी डाइपोल था, ये भी डाइपोल था, नेचुरली डाइपोल थे। इसमें क्या है, एक डाइपोल है, दूसरा डाइपोल नहीं है, लेकिन पहले को देख के दूसरा भी बंदा कह रहा है मैं भी डाइपोल बनूंगा भाई। सुना हो ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वो रंग बदल रहा है। कैसे? उदाहरण लो, जैसे तुम्हारे पास एक HCl है, ठीक है, मैंने कहा था बेस्ट एग्जांपल है, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ठीक है, अब समझा दिया क्यों ऐसा, डाइपोल है ये, इलेक्ट्रॉन जान पे। तो क्या हुआ जी, इससे ये हुआ है कि इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गया, ठीक है, क्लियर है। मैंने इसको मान लो फॉर एग्जांपल ब्रोमीन में डाला हुआ है। अब ध्यान देना मेरी बात, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल हम सबने पढ़ा हुआ है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, याद है ना, ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है ब्राउन कलर का, और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। याद है ना बात, काम आएगी, ध्यान सुनते रहो। तब ब्रोमीन कैसा था, अब ध्यान से सुनो, सोचो, इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? तुम कहोगे ये कैसा प्रश्न है, दोनों सेम ब्रोमीन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेम जैसे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा यहां खींचेगा? तुम कहोगे जी कहीं नहीं खींचेगा। ऑब्वियस सी बात है, कहीं नहीं खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं खींचेगा तो इस पे कोई डाइपोल होगा? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं होगा जी, और नहीं होगा, सही बात है भाई। जब ये ब्रोमीन नहीं खींच पा रहा, ये ब्रोमीन नहीं खींच पा, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? नहीं होगा, ठीक है। मगर जब हम इन दोनों को मिला देंगे, मतलब ब्रोमीन वाटर में मैं HCl डाल देता हूं, ब्रोमीन वाटर में HCl डाल दिया, क्या हुआ? अभी क्या था, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसा हर जगह फैला हुआ था। क्यों? कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा नहीं था, इसकी ये इधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता, डाइपोल 0 हो गया था, ठीक है। मगर मैंने जैसे ही इसको इसके अंदर डाला या इसको इसके अंदर डाला, HCl को जैसे मिक्स करा, तो क्या हुआ, इस ब्रोमीन ने क्या देखा, क्लोरीन पे नेगेटिव है। ये ब्रोमीन पे क्या था, डाइपोल 0 था, इस पे क्या था, डाइपोल था। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन देख के इस भाई के इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिपेल मार के पीछे चले गए, जिससे क्या हुआ, इस पे बन गया डेल पॉजिटिव, इस पे बन गया डेल नेगेटिव, और यहां पे बन गया एक छोटा सा बॉन्ड, क्या बोला इसको, डाइपोल। और डाइपोल की वजह से, प्रेरणा से इंड्यूस होने वाला डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल बॉन्ड। एक बारी और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बारी और देख लेते हैं। मान लो फिर से देखते हैं, फिर से देखो, इधर देखो, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है जी, एक जैसा फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे जरूरी थोड़ा HCl का क्लोरीन टाइप की वजह से क्लोरीन ही उसकी तरफ शक्ल दिखाए, हाइड्रोजन ने उसको शक्ल दिखा दी। अब जैसे ही हाइड्रोजन ने शक्ल दिखाई, तो हाइड्रोजन कैसा था, पॉजिटिव था, डेल पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव था। अब जब थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो भैया इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कोई शिफ्ट हो गया, कहते भैया हम तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होंगे, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होता है। इससे क्या हुआ, इनके बीच में थोड़ा सा बॉन्ड बन गया, किसके बीच में, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में थोड़ा सा बॉन्ड बन गया। क्या कहते हैं इसको, डाइपोल बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड। समझ में आ गया होगा इंड्यूस का मतलब क्या है। देखो मैंने पहले से भी एक बात कही थी, फिर से एक बार सुनो ध्यान से। क्या मैंने कहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बॉन्ड दो प्रकार के हैं, वैंडरवाल और नॉन वैंडरवाल। वैंडरवाल साइंटिस्ट का नाम है, सबको बताइए। इन्होंने अपनी, इन साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी ना ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे लगा दी थी। तो अगर तुम किसी बुजुर्ग टीचर से पढ़ते, जैसे हम पढ़ा करते थे आज से 20 साल पहले, तब हमारे टीचर तो ये कहते हैं वीक वैंडरवाल फोर्सेस। उनको तो नाम ही रखा था कि ये वैंडरवाल फोर्सेस वीक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, खुद सोचो एक बारी बात देखो। हम ये दो इसी एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान सुनना। मान लो मैंने मीथेन को लिक्विड बना लिया, ठीक, मीथेन को लिक्विड बना लिया, इसका मतलब क्या, मीथेन और मीथेन में यहां पे बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन गया होगा, ऑब्वियस सी बात, तभी तो लिक्विड हुआ है। यही होता ना, लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है गैस से, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर यहां पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, यहां क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। मीथेन क्या बन गया था, लिक्विड बना लिया था हमने टेम्परेचर कम करके, ठीक। अब किसी बालक ने इसको उबाल दिया, तो खुद सोचो, मीथेन जब उबलेगा तो मीथेन पहले अलग होगा, गैस बनेगी, या मीथेन का बॉन्ड टूटेगा। तुम कहोगे ऑब्वियस सी बात है, पहले ये उबाल रहे हो, जब किसी भी चीज को गर्म करो तो पहले लिक्विड से पहले वो गैस बनेगा ना, बहुत ज्यादा हीट करो फिर वो मॉलिक्यूल भी टूट जाएगा। तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, इंटरा या इंटर, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटता है। तो इंटर और इंटर में वीक कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। इसलिए पुराने टीचर्स इसको वीक वैंडरवाल फोर्सेस की संज्ञा ही दे देते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्स, ठीक। अच्छा, मैंने कहा
ये 4 बॉन्ड वीक वंडरवाल फोर्सेस में आते हैं, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड और लंडन फोर्स। ठीक, और 2 बॉन्ड आते हैं नॉन वंडरवाल फोर्स में, कौन कौन से, ये भी है इंटरमोलर फोर्स भी, कौन से, डायपोल, ये आयन डायपोल और आयन इंड्यूस डायपोल। ठीक, ये दोनों जो तुमने समझे हैं इसके बिल्कुल मिलते जुलते ये हैं, ये भी तुम्हें जल्दी समझेंगे तो इनको भी साथ साथ निपटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो मेरी बात, बहुत ही आसान सा है। आयन डायपोल या डायपोल आयन बॉन्ड, नाम समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चीज है। मान लो तुमने NaCl को पानी में डाल दिया, हम सबको पता है पानी में जब भी नमक डालते हैं नमक घुल जाता है, मगर साइंस वाले बच्चों को ये भी पता है कि नमक बेटा डिसोशिएट हो जाता है, Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है, सबको ये पता है, आयनिक कंपाउंड पानी में जाके डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो नमक क्या होगा, नमक Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है जी, टूट जाएगा। हम सबको ये भी पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है जी, वाटर का मॉलिक्यूल OH ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 डेल नेगेटिव होता है, भाई यहां से भी खींचा यहां से भी खींचा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होता है। ठीक है, कहानी तुमने सब तक समझ ली होगी क्या होने वाला है, ये आयन है और ये डायपोल है। अब ये तुम सबको पता है कि क्या होगा कि भैया ये कैटायन और ये क्या है, नेगेटिव, इनके बीच में एक छोटा सा बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को कहेंगे आयन डायपोल बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको, आयन डायपोल बॉन्ड। और देखो एक बात ध्यान से सुनना बेटा, बॉन्ड कोई भी बने दुनिया में, चाहे स्ट्रांग बने, वीक बने, बहुत स्ट्रांग बने, बहुत वीक बने, लेकिन जब भी बॉन्ड बनेगा ना एनर्जी का लॉस जरूर होगा, एनर्जी निकलेगी जरूर। तो यहां से भी एक एनर्जी निकलती है जो तुम आगे के इनऑर्गेनिक के चैप्टर में बहुत सुनोगे, वहां पे कहोगे ये कब पढ़ा हमने, तो ये अब पढ़ा हमने, वैसे कहीं नहीं, ये यहां पढ़ते हैं। इस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्पेशली एंथैल्पी, हाइड्रेशन मतलब पानी की मिलना, कि आयन को तुमने NaCl को पानी में डाला था तो भाई यहाँ पे बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड बन गया, आयन डायपोल बॉन्ड बन गया, इससे जो एनर्जी निकली हाइड्रेशन एनर्जी कहलाई जाती है। फिर से एक बार देखते हैं, देखो ये हमारा एनायन था भाई, Na प्लस थोड़ा था खाली, Cl माइनस भी था, पानी में डाला। अच्छा ये भी जरूर एक बार सुन लो, ये मैंने एक तरफ बनाया है कि पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, गुड़ के ऊपर मक्खी हर तरफ से बैठती है, ये ध्यान रखना, हर तरफ से आ जाएगा पानी का मॉलिक्यूल, मैंने वो थोड़ा कंजेस्टेड होता है इसलिए वो बनाया नहीं है। ठीक, हर तरफ से आ जाएगा वो। अब देखो ये हमारा Cl माइनस है, ठीक है। अब पानी हमारा क्या है जी, पानी तो हम सबको ही पता है क्या है भाई, पानी हमारा H2O है, बेंट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के द्वारा खींच लिया जाता है, ये 2 डेल नेगेटिव होता है, ये डेल पॉजिटिव होता है और ये डेल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब इनके बीच में एक छोटा सा बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, आयन डायपोल या डायपोल आयन बॉन्ड कहेंगे, और एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से सेम सा लगा होगा, कोई ज्यादा मुश्किल, मैंने पहले कहा था नाम अलग है, एक और एक समझने में सब समझ में अलग जाता है। अब मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है, अगर तुमने ध्यान तक यहां तक तुम क्लास को ले आए हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल तुम अपने आप गैस कर सकते हो कि क्या रहा होगा, क्या रहा होगा। सोचो, एक आयन है और एक कंपाउंड है जो डायपोल नहीं है, लेकिन उस आयन को देख के वो क्या बन गया है, वो डायपोल बन गया, उसके अंदर डायपोल इंड्यूस्ड हो गई है, तो क्या बोलेंगे इसको, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, बात खत्म। जैसे मैं बता दूं आयन इंड्यूस्ड डायपोल, जैसे तुमने वही मान लो Cl माइनस, तुमने Cl माइनस क्या करा, वही जो अभी एग्जांपल पढ़ा था, किसमें, ब्रोमीन में डाल दिया। आगे की कहानी सबको पता है, अब तुम अंदाजा लगा चुके हो क्या हुआ होगा जी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसा फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही Cl माइनस आया वैसे ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ भाग गया, अभी तो इक्वल फैला हुआ था ना, यूनिफॉर्म था, अब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इससे क्या हुआ, यहां हो गया डेल पॉजिटिव, यहां हो गया डेल नेगेटिव, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड का नाम क्या, आयन को देख के इंड्यूस हुआ है डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से अब तक तुम इस टॉपिक को रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या चल क्या रहा है। ठीक है, अब दिमाग में तुम्हारा ये भी आएगा सर ने बीच में ये हाइड्रोजन और लंदन फोर्स क्यों छुड़वा दिए, ये चारों एक जैसे थे, इनको पहले जल्दी कर लिया, बाकी ये भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, ये भी तुम देखो बड़े आसान से चीज है।
हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर लास्ट में करेंगे हम लंदन फोर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलते आगे। तो देखो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ अलग चीज नहीं है, मैं इसको ऐसा कहना चाहूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जब डाइपोल डाइपोल बॉन्ड हद से ज्यादा हो जाए उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कह दो। वंस मोर, जब डाइपोल डाइपोल बॉन्ड हद से ज्यादा हो, मतलब हद से ज्यादा डाइपोल बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या में रख देते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान दो, ये हमारा एक पानी का मॉलिक्यूल है। ठीक, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पानी के एक मॉलिक्यूल में और पानी के दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, बॉन्ड होता है। भाई पानी के एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल में बॉन्ड होता है, तभी तो पानी होता है, वो लिक्विड होता है। और वो बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग होता है वो बर्फ बन जाता है, तभी तो बर्फ बनता है। यही तो होता है सॉलिड लिक्विड। ठीक है, सुनते रहो। तो पानी का एक मॉलिक्यूल है, अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये 2 डेल नेगेटिव पढ़ चुके हैं हम, ये अभी ये क्या है अपना, ये डेल पॉजिटिव, ये क्या है अपना डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, अब दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, वो भी ऐसा ही है सेम। इसमें क्या है, ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, ये 2 डेल नेगेटिव है। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में भी एक बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब वाला कहता है ये तो बिल्कुल सेम है डाइपोल डाइपोल जैसा है, तो सेम, मैं भी मना नहीं कर रहा, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि भैया पानी में क्या था जी, पानी में डाइपोल था, दूसरे पानी में क्या था जी, उसमें भी डाइपोल था। अब इन दोनों में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, तो मैं इसको डाइपोल डाइपोल बॉन्ड कह दूं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये डाइपोल डाइपोल का हायर केस है। जब डाइपोल डाइपोल का हायर केस होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब बच्चा कहता है तो मुझे कैसे पता मैं कब डाइपोल डाइपोल कहूं, कब हाइड्रोजन बॉन्ड कहूं, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की 2 कंडीशन है, ध्यान से सुनो। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और साइज कम होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनता बना था, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। कहीं तुम सोचो H2 और H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ना ना ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड वो एलिमेंट बना सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और साइज छोटा हो। इन 2 फैक्टर पे 3 ही बंदे आके टिकते हैं, कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी क्या है, इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ज्यादा, साइज है छोटा। तो इनके साथ, फ्लोरीन के साथ कभी H लगा हो, ऑक्सीजन के साथ कभी H लगा हो, नाइट्रोजन के साथ कभी H लगा हो, तो ये क्या करते हैं, वो H से इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इतना बढ़िया डाइपोल क्रिएट कर देते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की श्रेणी में गिन लिया जाता है। अगर तुम यहां देख रहे हो तो पानी में भी ऑक्सीजन और H है, तो ऑक्सीजन ने क्या करा, H को का इलेक्ट्रॉन खींचा। अब मैं इसको क्या किस श्रेणी में डाल रहा हूं, मैं डाल रहा हूं डाइपोल डाइपोल में। फिर से मेरे पास सुन लो, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हाइड्रोजन के साथ जो बंदा लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे पता हो तो ऑन पॉलिंग स्केल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3 पॉलिंग स्केल पे। ठीक है जी, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होनी चाहिए ज्यादा, किनकी, जो हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट लगाओ, और साथ में उसका साइज होना चाहिए छोटा। अब यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की मैंने कितनी बताई, 3 बताई। भैया मजे की बात यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 ही होती है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। क्यों, उसका साइज बड़ा है। तो साइज छोटा किसका, नाइट्रोजन का। तो दोनों पॉइंट होने चाहिए। ठीक, क्लोरीन स्पेशल केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है और वो स्पेशल केस 12th में आएगा। एक केस आएगा जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन अकेला क्लोरीन नहीं बनाता, 2-3 क्लोरीन मिलकर बनाते हैं वो। ठीक है, वो केस आएगा। तो अगर तुम अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि क्लोरीन कभी कपाक बना लेता है। वैसे तुम्हें बस एक बात ध्यान रखना है, जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो
वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम है। ठीक, जैसे HF और HF हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, पानी पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के साथ H, नाइट्रोजन के साथ H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है भैया, क्या बोला मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली। मैंने बोला कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल का ही एक एक्सटेंशन वाले केस है, और ये कब बनता है, जब हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट के साथ मिली हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो मगर साइज कम हो, और इस कैटेगरी में 3 ही बंदे आके बैठते हैं, कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास लास्ट केस आ चुका है, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। वंडरवाल फोर्स के अंदर ये आ रहा है, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, मैंने बीच में एक बात कही थी और शायद तुम्हें मैंने कहा भी था कि भैया ध्यान रखना बेटा, यूज होगा आगे। क्या कहा था मैंने कहा था बेटा ब्रोमीन वाटर होता है, याद है? मैंने कहा था कि भैया नॉन मेटल में ब्रोमीन एक ऐसा होता है जो लिक्विड होता है। जरा इस बात को सोचो जरा, क्या कि ब्रोमीन लिक्विड क्यों होता है, एक बार ध्यान से सोचो, मजा आएगा। देखो जी, हम सबको पता है Br2 होता है, और अभी हमने एक बात देखी थी, क्या कि जी ब्रोमीन जो होता है उसके अंदर कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिव को काट कूट देते हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो एक जैसा फैला हुआ होता है। ये पढ़ा अभी हमने, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसा फैला होता है। ठीक है, सब एग्री भी कर रहे हैं, ठीक है भैया, ऐसे ही होता है। दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, हम कहेंगे वो कहां से आया भाई, वो भी सेम ही होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन में, मतलब Br2 में और इस Br2 में डायपोल नहीं है, ना इसमें ना इसमें। ठीक है, कोई आयन नहीं मिलाया मैंने कि इनमें इंड्यूस डायपोल हो जाए, नहीं मिलाया जी, बिल्कुल नहीं मिलाया, नहीं मिलाया। कोई डायपोल नहीं मिलाया कि डायपोल इंड्यूस हो जाए, बिल्कुल नहीं मिलाया। कोई हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए जी, वो भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इन इस Br2 में और इस Br2 में क्या होता है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। अब ना तो डाइपोल है, ना आयन है, ना हाइड्रोजन है। बालक कहता है अब कैसे हो सकता है जी, क्या वजह से, इसमें डाइपोल नहीं है, इसमें डाइपोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव नेगेटिव यहां नहीं है, यहां नहीं है, फिर तो होगा ही नहीं। हम कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ना होता तो फिर लिक्विड कैसे होता। ब्रोमीन का लिक्विड होना इस बात की निशानी है ना कि पक्की बात है कि इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होता होगा, वो बॉन्ड इन दोनों को बांध के रखता होगा, और वो बॉन्ड दोनों को बांध के रखता है, तभी तो ब्रोमीन लिक्विड होता है। क्योंकि लिक्विड तो वही होता है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो। अब बात तो सही है। और चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर तुम्हें लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स पढ़ने में और आनंद आएगा। ऐसे मैं बता दूं, लंदन यहां पर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। चलो 4 केल्विन, समझ रहे हो क्या होता है 4 केल्विन? बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर, -269 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 केल्विन पे जो हीलियम गैस होती है, हीलियम जो गैस होती है वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विफाई कर जाती है। जो हमारे घरों के आसपास होते हैं ना MRI सेंटर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उनमें लिक्विड हाइड्रोजन भी यूज करी जाती है, ठीक है। तो 4 केल्विन पे हीलियम लिक्विड बन जाती है। अब ये देखने के बाद तो भाई साहब तुम्हें ये भी बहुत भला लगेगा, क्यों भाई, हीलियम लिक्विड हो गई है। हीलियम हमने क्या पढ़ा है जी, जो बॉन्ड ही ना बनाए वो तो नोबल गैस है। नोबल गैस में एक हीलियम सबसे पहला मेंबर है, तो बॉन्ड बनाता ही नहीं। जब बॉन्ड बनाता ही नहीं तो काहे का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, काहे का डायपोल, काहे का आयन, काहे का हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हीलियम अगर 4 केल्विन लिक्विड, तो मान लो बहुत ठंडे करने पे भी लिक्विड होता है, लेकिन लिक्विड होने का मतलब क्या है, लिक्विड होने का तो एक ही मतलब है कि जो बॉन्ड कहीं ना कोई बॉन्ड बन जाता होगा तभी लिक्विड बनता होगा। तो वो बॉन्ड कौन सा है? वो दुनिया का हमारी केमिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, उसका नाम है लंदन फोर्स। इतना वीक बॉन्ड, जैसे तुमने फिजिक्स में अब तक पढ़ लिया होगा कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो 1/r² पे डिपेंड करता है। सुना हुआ ना तुमने कि अगर 2 बॉडी के बीच में हम रेडियस बढ़ा देंगे तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन
कम हो जाएगा और 1/r पे स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ये सुना होगा सबने, ठीक है जी। ये इतना वीक फोर्स है कि अगर दो बॉडी के जिनके बीच में ये लंडन फोर्स लगा हुआ, उनके बीच में अगर हमने फोर्स को बढ़ा दिया तो 64 गुने का फर्क पड़ेगा, 64 गुना कम हो जाएगा फोर्स। ये जैसे वो 1/r स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये 1/r⁶ पे डिपेंड करता है, r⁶ पे, तो 2 गुना करने पे 64 गुना कम हो जाएगा। दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स में मान के चलो इसको। अब बात आती है बना कैसे फोर्स, फोर्स कहां से बना, तो सुनो होता क्या है। होता ये है कि भाई हीलियम में या कोई भी मॉलिक्यूल, एग्जांपल ले रहा हूं मैं हीलियम, इनके बीच में कुछ नहीं है, कोई इनमें डायपोल कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो है। हाँ इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, ठीक है, हमने भी पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा हो गई फॉर अ मोमेंट, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा हो गई। यहां पर भी एक हीलियम था, उसमें भी इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा हुई तो क्या हुआ, यहां पर एक बहुत छोटा सा सेकंड के 10वें या करोड़वें 10 करोड़वें हिस्से के लिए यहां पर थोड़ा सा डेल नेगेटिव बन गया। उससे क्या हुआ, ये यहां पे डेल पॉजिटिव बन गया। इससे क्या हुआ, इसके नेगेटिव को देखते के साथ ही इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन ये तो भाग गया, वो कह रहे हम तो नहीं मारे भाई वहां पे, भाई यहां तो नेगेटिव आ गया। यहां क्या हो गया, हल्का सा डेल पॉजिटिव, यहां हो गया हल्का सा डेल नेगेटिव, इनके बीच में एक बॉन्ड बना, वो क्या कहलाया जाएगा, उसे कहेंगे लंडन फोर्स। अब बाला कहते हैं रे ये तो जबरदस्ती का बॉन्ड बना दिया, ऐसे बड़ा होता होगा, ऐसे कैसे भाई साहब, नहीं होता तो हीलियम लिक्विड कैसे होता, यही बॉन्ड होता है। फिर बच्चा कहता है चलो मान लो ये होता है, मान लिया ये होता है, बालक के दिमाग में आता है मान लो ये होता है, मगर इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं ना, हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन यहां रुकेगा ही नहीं, फिर तो यहां चला जाएगा, तो हम कह रहे हैं हाँ चला जाएगा, जब यहां चला जाएगा तो इससे बॉन्ड बना लेगा। भाई इलेक्ट्रॉन कहीं तो होगा, ऑर्बिटल में कहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन का वहीं अपने पड़ोसी से बॉन्ड बना लेगा। यहां जाएगा तो इससे बॉन्ड बनाएगा, यहां जाएगा तो इधर वाले से बॉन्ड बनाएगा, यहां वाला तो इस वाले बॉन्ड से बॉन्ड बना लेगा, कहीं तो रहेगा, जहां रहेगा वहीं बॉन्ड बना लेगा, लंडन फोर्स कहलाया जाएगा। तो जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है उसमें लंडन फोर्स तो कम से कम होगा ही होगा। ठीक, एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान सुन लो, क्या मैंने क्या बोला है, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं होगा उसमें कम से कम लंडन फोर्स तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे HCl और HCl में तुमसे मान लो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, HCl और HCl में कौन से बॉन्ड है, कौन से इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, ऑप्शन में यही देता हूं, डायपोल बॉन्ड, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे मैंने ऑप्शन दे दिए। तुमने क्या मार्क करके आना है, तुमने मार्क करके आना डायपोल बॉन्ड है, मास्टर जी ने पढ़ाया है डायपोल बॉन्ड है। भाई साहब दोनों बॉन्ड है, डायपोल और लंडन फोर्स। क्यों भाई, HCl में डायपोल तो है ही है, साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, तो लंडन फोर्स तो होता ही होता है, सबके साथ होता है। इसमें सिर्फ लंडन फोर्स होता है, मैं ये कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन तो सभी में है ना, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो लंडन फोर्स तो सभी बना रहे होते हैं, लेकिन उनके पास बाकी बॉन्ड इतने बढ़िया होते हैं कि लंडन फोर्स को कोई देखता ही नहीं, ठीक है यार बना ले तो आराम से। इनमें सिर्फ लंडन फोर्स है, सिर्फ लंडन फोर्स होता है। तो अगर मैं तुम्हें एक कंपैरिजन दूं, ये कंपैरिजन बहुत याद रखना, जब ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, कोई भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो मैं याद आऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होगा अमंग्स द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद डायपोल बॉन्ड है, डायपोल कोई भी, ये वाला डायपोल इंड्यूस डायपोल, आयन डायपोल या आयन इंड्यूस डायपोल, उसके बाद डायपोल बॉन्ड की रेंज आता है। और सबसे वीक बॉन्ड लंडन फोर्स है, काम की चीज है। अमंग्स टू मॉलिक्यूल्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बन सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। उसके बाद डायपोल बॉन्ड बन सकता है, और सबसे लास्ट में जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बनेगा वो अपना लंडन फोर्स बनेगा। इस पे 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं अभी के अभी, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब इस कहानी को आगे चलाते हैं। तो लंडन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स नाम की एक चीज हमें पता लगी, क्या होता है ये, एक दो शब्द इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा। ये एक मोमेंट्री बॉन्ड है, मोमेंट्री मतलब समझ में आ गया होगा, क्षण भर के लिए बना है, सेकंड के 10 करोड़वें 10 या 1000 करोड़वें हिस्से के लिए बना है, ठीक है। और नॉन ओरिएंटेड बॉन्ड है, नॉन ओरिएंटेड मतलब कभी इससे बॉन्ड, कभी उससे बॉन्ड, कभी उससे बॉन्ड, कभी उससे बॉन्ड, कभी उससे बॉन्ड, ओरिएंटेड नहीं है, एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है। याद करो तुमने पढ़ा हुआ मीथेन के अंदर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है।
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, तो भैया वो ओरिएंटेड बॉन्ड है ना, फिक्स है, इतने डिग्री पे एंगल बनाऊंगा, इसका कोई फिक्स नहीं, कहता जहां मर्जी एंगल बनाओ, जहां मर्जी मैं बॉन्ड बना दूंगा। नॉन ओरिएंटेड है, मोमेंटरी, ये दो पॉइंट याद रखना, बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक दो बात और बताना चाहूंगा। क्या ये जो लंदन फोर्स है, ये जो लंदन फोर्स है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स है? तो पहला फैक्टर तुमने सुना हुआ है, जो जो बच्चा 10th पास करके आया उसको ये पता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मुझे ये पता है, क्यों? उसने रट्टा मारा हुआ है। पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका लंदन फोर्स ज्यादा। तुम होगे कैसे? तो सुन लो बड़े आराम से यार, बहुत आराम से चीज है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये लंदन फोर्स किस वजह से हुए हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से हुए हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें लंदन फोर्स ज्यादा होंगे। हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही होगा। और इलेक्ट्रॉन जिसमें किसमें ज्यादा होंगे? जिसका मोलर मास कम होगा, मोलर मास ज्यादा होगा। तुम होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, मतलब मॉलिक्यूल बड़ा है, मॉलिक्यूल बड़ा है तो मतलब मोलर मास ज्यादा है, और मोलर मास ज्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें लंदन फोर्स ज्यादा होगा। अब ये बताओ तुमने पढ़ा हुआ है? मैंने बोल दिया 10th में पढ़ा था, तुम कहोगे 10th में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं पढ़ी थी हमने, इतनी तो गहरा कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ तुमने ऊपर से पढ़ लिया, गहरा तो बहुत कुछ था उसमें। 10th में हमने पढ़ा था, बहुत ध्यान से देखना, मजेदार चीज है। 10th में तुमने पढ़ा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन क्या होते हैं, याद आ गया? होमोलोगस सीरीज होते हैं, पढ़ा था 10th में तुमने, इनको होमोलोगस सीरीज बोला था, याद है? क्या कहते थे तुम जी? नीचे आते आते ना CH2 का डिफरेंस होता है, नीचे आते आते ना 14 AMU का डिफरेंस होता है। ये रट्टा मारता है बच्चा हर कोई। नीचे आते थे CH, होमोलोगस सीरीज है, नीचे आते आते मेंबर्स के अंदर CH2 का डिफरेंस आता है, नीचे आते आते मेंबर्स के अंदर 14 AMU का डिफरेंस आता है। सुना हुआ तुमने? हाँ सुना हुआ। फिर एक फैक्टर और होता था, एक कैरेक्टरिस्टिक होता था होमोलोगस सीरीज का, क्या कि जैसे जैसे नीचे आते आते ना वैसे इनके ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहते हैं। मतलब मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, इथेन का ज्यादा होगा, प्रोपेन का और ज्यादा होगा, ब्यूटेन का और ज्यादा होगा, और पेंटेन तो जी मीथेन से ब्यूटेन तक तो गैस होती है, पेंटेन तो लिक्विड होता है। तो नीचे आते आते मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बड़ी फर्क पड़ता रहता है। और जैसे जैसे कार्बन 1 था 2 था 3 था, जैसे 12 तक पहुंचोगे, डोडेकेन जिसे कहते हैं, वहां से सॉलिड होनी शुरू हो जाती है। तुम्हारे घर में जो वैसलीन है वो क्या है? ये सब इन्हीं चीज, इनका बड़ा हाइड्रोकार्बन है, वो ग्रीस, वो सब क्या है? बड़े हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल डीजल क्या है? ये छोटे हाइड्रोकार्बन है, मतलब 5 से 10-11 के बीच के। तो उसके बाद तो ये सॉलिड होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब ये नीचे आते आते 14 AMU का मास का फर्क पड़ता है, और नीचे आते थे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाते हैं? इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि नीचे आते थे मोलर मास बढ़ा, और मोलर मास बढ़ते के साथ ही क्या हो गए? वंडरवाल फोर्स, सॉरी लंदन फोर्स स्ट्रांग हो गए, तो अब इनको दूर करना थोड़ा मुश्किल है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए। ठीक है जी, ये पढ़ा हुआ है तुमने, बस दूसरे टॉपिक से पढ़ लिया था। ठीक है जी, अगला पॉइंट भाई साहब, अगला पॉइंट देखो, इनको रटना बहुत आसान है, अप्लाई करना बहुत टेढ़ी खीर है। हर बच्चे को रट जाएगा जो अभी सुनेगा, मुश्किल है ही नहीं। मगर को बात यह है ना कि डायरेक्ट कोई नहीं पूछना, डायरेक्ट थोड़ा पूछेंगे कि बता बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस बात पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई पूछ लिया तो भाई मतलब वो तो टीचर को क्वेश्चन बनाना नहीं आता, ऐसा कोई पूछेगा ही नहीं भाई। एप्लीकेशन पूछेंगे, और एप्लीकेशन ऐसे ही पूछेंगे कि तुम घूम जाओगे। जैसे अब तुम्हें पता भी नहीं लगा होगा, जैसे आज तक बहुत बच्चों को पहले बार पता लगा होगा कि यार ये चीज इसी की एप्लीकेशन थी, तो ऐसे ही घुमा के एप्लीकेशन पूछेंगे, वहीं मर जाओगे तुम। ठीक है, अगला सुनो, मजा आ जाएगा। ध्यान दो। एक क्वेश्चन मैंने भी कुछ पीछे कुछ दिनों पहले कराया था किसी एक क्लास में, क्लास का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तुम्हें याद आ जाएगा, देखते ही याद आ जाएगा। सबको याद है, इसका नाम ट्रांस है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथीन, और इसका नाम सिस 1,2 डाइक्लोरोथीन है। याद है भाई, ये सिस था, ये ट्रांस था। तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था? हमने वहां पे पढ़ा था कि सिस और ट्रांस में, ध्यान सुनना, बहुत मतलब दो चीजों को कैसे इंटरलेट करना, ध्यान से देखो। हमने वहां पढ़ा था सिस और ट्रांस में
जो ये ट्रांस होता है, इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, इसका डायपोल मोमेंट तो 0 हो गया, मगर इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ। पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो हमने कहा था जिसका डायपोल मोमेंट 0, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट कम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग ज्यादा होता है। ये हमने सुना हुआ है, और नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं पूरा का पूरा लिंक डाल दूंगा, देखते रहना आराम से, फिर उसका देख लेना इस पार्ट को, कोई बात नहीं। वैसे मेरे ख्याल से याद होना चाहिए यार ये, ठीक है भाई। आप कहोगे तो उसका यहां से कहां से लिंक मार दिया, तो लो सुनो, मैंने क्या बोला अभी कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे ना लंडन फोर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, पक्का। हाँ, अब इन दोनों कंपाउंड्स को देखो ध्यान से, ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये दोनों कंपाउंड आपस में एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर। और आइसोमर्स में क्या होता है, आइसोमर के अंदर क्या होता है, आइसोमर के अंदर मोलर मास सेम होता है। तो अब मोलर मास सेम होता है तो क्या होगा, अब मोलर मास सेम होता है तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट या वही लंडन फोर्स वंडर फोर्स जो भी हमने पढ़ा है वो सेम होने चाहिए, लेकिन दोनों में अलग अलग हैं, इन दोनों में अलग अलग हैं। तो भैया पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है कि मोलर मास, जिसका ज्यादा मोलर मास उसका लंडन फोर्स ज्यादा। दूसरा फैक्टर है कब लगाना है, अगर मोलर मास सेम हो तो, मतलब जैसे मैंने आइसोमर के केस में लगा दिया, अगर मोलर मास सेम है तो फिर देखना है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसका सिस जैसा था, तो सिस में कुछ अलग बात आई, ट्रांस में कुछ अलग बात आई। तो पहला फैक्टर क्या है, मोलर मास, और दूसरा फैक्टर क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को शायद तुम रिलेट कर चुके हो, फिर से सुन लो। मैं जो बताना चाहता हूं कि भैया दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों 1,2 डाइक्लोरोथीन है, एक ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथीन है, एक सिस 1,2 डाइक्लोरोथीन है। इसका मतलब मोलर मास दोनों का सेम होगा, और अगर मोलर मास दोनों का सेम होगा तो हमारा ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया कि हमने बोला था मोलर मास जिसका ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, मगर उसके बावजूद भी इसका जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो मैंने कहा कैसे, क्योंकि जब मोलर मास सेम हो जाए तो फिर देखते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मैं इस चीज के ऊपर एक क्वेश्चन बता दूं, तुम्हारे को और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर होता है, मोलर मास एंड दूसरा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, एक और बता रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। तो भाई एक एग्जाम्पल बहुत स्कूलों में बताया जाता है, तुमने बहुत सुना होगा, हमारी तरफ से भी सुन लो। देखो पेंटेन, जिसने थोड़ी सी भी 10th पढ़ी है उसको पता है पेंटेन के 3 आइसोमर हो सकते हैं, एक ये सब होता है, इसे एन पेंटेन कहते हैं, इसे आइसोपेंटेन कहते हैं, और एक ये भी हो सकता है, तीनों पेंटेन है, इसे नियोपेंटेन कहते हैं। ठीक है, आइसोमर है। हमने क्या पढ़ा, अब देखो एक बात और बहुत बढ़िया बात चीज है, पेंटेन को जरा देखो ध्यान से, इसमें कोई डायपोल नहीं बनता, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, क्या बताया था मैंने, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनता, कोई आयन भी नहीं है। ठीक है जी, क्या होगा जी, प्योरली सिर्फ लंडन फोर्स होगा इसमें। अच्छा जी, फिर मैंने क्या बताया जी, लंडन फोर्स डिपेंड करता है मोलर मास पे। ठीक है, तो पेंटेन तीनों का मोलर मास सेम है। ठीक है जी, अब जो तो गड़बड़ी होगी, तीनों का तो मोलर मास भी सेम है, मगर बेटा मजेदार बात, इसके बॉइलिंग पॉइंट में और इसके बॉइलिंग पॉइंट में 1-2 नहीं, पूरे 27 डिग्री का फर्क होता है, पूरे 27 डिग्री का फर्क होता है। जब मोलर मास सेम है तो फिर कैसे फर्क हो गया, तो उसका भी आंसर सुनो। एक पेंटेन, कौन से वाला, एन पेंटेन, और दूसरा एन पेंटेन, एक एन पेंटेन और दूसरा एन पेंटेन आपस में इतनी जगह पर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन करके हाइड्रोजन बॉन्ड, वो अपना लंडन फोर्स बनाएंगे। एन पेंटेन स्ट्रेट चेन, दूसरी एन पेंटेन स्ट्रेट चेन, तो भैया इतनी जगह पर सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना,
तो बहुत जगह पर सरफेस एरिया के नाम से पढ़ाया जाएगा। ये कहेंगे पहले मोलर मास देख लो, बाद में सरफेस एरिया देख लो, ठीक है। मैंने उसी चीज को बताया, पहले मोलर मास देखो, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल देखो, ठीक है जी। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा हो गया भैया, बहुत सरफेस पे यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा लंडन फोर्स हो गया। मगर एक नियोपेंटेन और दूसरे नियोपेंटेन में, अब नियोपेंटेन कैसे होता है, गोलम गोल स्ट्रक्चर बन गया, जैसे ये स्ट्रेट चक्कर बना था, ये क्या बनेगा, एक नियोपेंटेन और ये दूसरा नियोपेंटेन, इनके बीच में सिर्फ इतना इंटरेक्शन हुआ, तो दोनों में मोलर मास सेम है, मगर दोनों का सरफेस एरिया अलग है। तुम्हारे स्कूल के टर्म्स में बोलूं तो मैं, दोनों का स्ट्रक्चर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अलग है, मेरे टर्म में अपनी बोलूं तो उन दोनों के क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया कम इंटरेक्ट हुआ है, यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा इंटरेक्ट हुआ है, 27 डिग्री का फर्क होगा इसमें और इसमें। और मजे की बात सुनो, यही बात तुम्हें ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी, यही बात तुम्हें ऑर्गेनिक में पढ़ाई जाएगी कि इफ ए कंपाउंड हैव 2 or 3 आइसोमर्स, देन मोर द ब्रांचिंग लेस द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा रट्टा मारता रहता है, ये बच्चा इतना बुरा रट्टा मार लेता है, 12वीं क्लास के बच्चे बोलो मोर द ब्रांचिंग, वो वहां से कहता है लेस द बॉइलिंग पॉइंट। वो फ्लो में आ चुका है, उसे आगे पीछे का मतलब नहीं पता, वो बस एक ही होता है, कहीं से भी जैसे करते ना, वो कहते हैं जैसे भैया राम राम, वो कहता है हाँ भैया राम राम, वही वाला काम चल रहा होता है। मोर द ब्रांचिंग, वो कहता है लेस द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, इसलिए जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे ब्रांचिंग यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई, जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी सरफेस एरिया कंटेक्ट जो है उनका कम होता जाएगा, और जितना कॉन्टैक्ट कम होता जाएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही लंडन फोर्स कम बनेगा। मेन रीजन ये है, ठीक है। मगर ये रीजन कब लगाना है, मान लो मुझे कोई बोले पेंटेन और हेक्सेन में किसका लंडन फोर्स ज्यादा होगा, तो मैं अपनी ये बकवास नहीं करूंगा, वो तो सीधा हो जाएगा, मोलर मास जिसका ज्यादा है हेक्सेन का ज्यादा है, हेक्सेन का ज्यादा, बात खत्म होगी। ये जब ही करना है जब आइसोमर पंगे पड़ जाए, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से मैंने अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी मेहनत से ये टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है, शायद तुम्हें समझ में भी आ गया होगा, और तुम्हें कुछ भी लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया है, अच्छा समझ में आया, बेकार समझ में आया, जो भी कुछ है कमेंट में बता देना मुझे, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। जो मैंने 2 पीछे एक वीडियो के लिंक की बात करी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। उसको देखने के बाद ये एक बारी दोबारा देखना, मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं भाई, क्लास अटेंड करने का सिंपल तरीका, पहले अपना ईयरफोन लगाओ, फ्लॉलेस क्लास को देखो फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में इस देखने से पहले, एक बार में देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड टाइम में इस चीज को देखने से पहले जो भी ये टॉपिक है, तुम्हारे पास जो भी किताब है, एनसीईआरटी तो होगी, उसके अलावा और भी बहुत सारी रेफरेंस किताबें होती हैं, उनमें से कहीं से भी टॉपिक को पढ़ के फिर ये दोबारा ये वीडियो देखो, और साथ में अब की बार सेकंड टाइम में अपना पेन पेंसिल अपना रजिस्टर रखो, और हर एक फिक्स इंटरवल बाद पॉज करो, नोट्स बनाओ, पॉज करो, नोट्स बनाओ। बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, जितनी मेहनत कर सकता था मैंने इस टॉपिक पे करी है। अगर तुम्हें क्लास समझ में आ गई हो तो भैया लाइक कर सकते हो, अपने क्लासमेट्स, बैचमेट्स, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो कर लो, बेटर रहेगा। आगे आपकी मर्जी। अगली क्लास में फिर ऐसे कुछ अलग कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम।